अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों को किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि एमसीक्यूज़ को जो है वो क्विकली जो है वो एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो एमसीक्यू नंबर 1 है, कहता है नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन अवर बॉडी आर कॉल्ड। तो उसको हम लोग बेसिकली एजिंग कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वो वक्त के साथ साथ होती हैं, तो उसको हम लोग एजिंग कहते हैं। नंबर 2 में कहते हैं स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड। तो हम लोग जो है वो स्टडी ऑफ एजिंग को जो है वो जेरेंटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 में कहते हैं द एबिलिटी टू रिगेन और रिकवर द लॉस्ट और द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसको हम लोग बेसिकली रीजनरेशन कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है ग्रोथ इज बेसिकली एन इंक्रीज इन। देखो जब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स और उनका साइज दोनों इंक्रीज हो तो हमारे पास वो ग्रोथ में आता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ऑफ दिस। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है द स्टेज ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लीवेज इज प्लेन्स, ठीक है, क्लीवेज, जिसमें हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट और मारूलास वगैरह ये चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास है वो रैपिडली सेल डिवीजन्स होती हैं, माइटोसिस और प्रोसेस होता है, एक सेल 2 में कन्वर्ट होता है, 2 3 में, सॉरी 2 4 में, 4 फिर आगे 8 में और 8 आगे 16 में, जैसे हम लोग मारूला भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये क्लीवेज होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 में कहते हैं द साइन ऑफ द एजिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स। देखो जब हमारे पास एजिंग होती है तो हमारे पास जो है वो हेयर पिगमेंट्स लॉस होते हैं, ठीक है। हमारे पास स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, मीन्स ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ द स्किन। और हमारे पास फॉरगेटफुलनेस, मीन्स बंदे की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारे हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स हैं एजिंग के, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 में कहते हैं चेंज इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द एजिंग। देखो जब हमारे पास एजिंग होती है तो हमारे पास इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस में भी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास जो है वो हमारे पास क्रॉस लिंकेजेस ऑफ कोलेजन जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। हमारे पास जो है वो इलास्टिक टिश्यूज़ की इलास्टिबिलिटी जो है वो लॉस हो रही होती है। हमारे पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की रेजिलेंस जो है वो लॉस हो रही होती है, ठीक है। ये सारे हमारे पास जो है वो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस में चेंजेस आ रही होती हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 में कहते हैं प्रोसेस ऑफ एजिंग कैन बी स्लोड बाय। देखो हम लोग एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं एक अच्छा डाइट, एक अच्छी न्यूट्रिशन लेकर, हेल्थी डाइट लेकर, ठीक है। हम लोग अपने लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। मींस एक्सरसाइज करके, ठीक है। हम जो है वो एडिक्वेट स्लीप, मीन्स अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करके, ठीक है, बेहंगम तरीके से, या मीन्स वक्त की पाबंदी करके। ये नहीं है कि हम लोग जो है वो रात के वक्त जाग रहे हैं और दिन के वक्त सो रहे हों। इस तरह से आप लोगों का एजिंग का प्रोसेस और फास्ट होता है, ठीक है। अगर आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, आपका जो है वो लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, आप लोग एक प्रॉपर मीन्स न्यूट्रिशनस जो है वो न्यूट्रिशियस जो है वो फूड ले रहे हो, ठीक है, तो आप उस तरह से अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। एमसीक्यू 10 में कहते हैं व्हाट इज द पीरियड ऑफ द एक्सटेंसिव ग्रोथ इन साइज एंड मास एज वेल एज डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों के पास ये डेवलपमेंट है, बेसिकली इट इज़ द एक्सटेंसिव ग्रोथ इन साइज, मास एंड एज वेल एज डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 11 में कहते हैं इन विच प्रोसेस ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म्स। हमारे पास डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 12 में कहता है कि व्हाट इन्वॉल्व द पॉजिटिव चेंजेस लीडिंग द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जाइगोट टू एडल्ट फॉर्म। देखो हमारे पास जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, मींस जब जाइगोट से एक एडल्ट बनता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस हैं। लेकिन जब हमारे पास जो है वो एजिंग जो है ना, एजिंग, तो वो हमारे पास नेगेटिव चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने पॉजिटिव चेंज की बात की है और उसने कहा है कि हमारे पास जाइगोट से एक एडल्ट बन रहा है, तो बेसिकली हमारे पास ये डेवलपमेंट में होता है। डेवलपमेंट हमारे पास पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है, और एजिंग हमारे पास नेगेटिव चेंजेस हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 13 में कहता है कि व्हाट इन्वॉल्व द नेगेटिव चेंजेस। ये चीज़ हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जब डेवलपमेंट होती है तो हमारे पास वो पॉजिटिव चेंजेस होती हैं, लेकिन जब एजिंग होती है तो वो नेगेटिव चेंजेस है। अब यहाँ पर नेगेटिव चेंजेस की बात हो रही है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो उसका हम लोग एजिंग कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 में कहता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिन विद अ सीरीज ऑफ डैश डिवीजन्स।
देखो माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जब आप लोगों के पास क्लीवेजेस बनते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्दर ब्लास्टोसिस्ट मेरुलास वगैरह बन रहे होते हैं, तो वो माइटोसिस का प्रोसेस से बन रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे वहाँ भी कहा था कि हमारे पास एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से जो है वो 16 सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे पास बिगिन विद द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 में कहता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिनस विद अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स इन डैश। अब ये माइटोटिक डिवीजन्स की तो हम लोगों ने बात की कि हमारे पास चाहे माइटोटिक डिवीजन्स होती है, माइटोसिस होती है, लेकिन ये कहाँ किस में होती है, माइटोसिस किस में किसकी होती है माइटोसिस, तो ये जाइगोट की माइटोसिस हो रही होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 में कहता है कि व्हाट इज द मल्टीसेलुलर जाइगोट कॉल्ड। तो हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है ना, उसको हम लोग मल्टीसेलुलर जाइगोट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 में कहता है एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डैश स्टेज। देखो जब हम लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं एम्ब्रियो स्टेज पर, तो उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 में कहता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो जब हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, आप लोगों के पास कि आपकी बुक का जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा पहले हमारे पास क्लीवेजेस होती हैं, ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मीन्स ऑर्गन्स बनते हैं, एंड आफ्टर दैट हमारे पास ग्रोथ होती है इनकी, ठीक है, ऑर्गन्स की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 90 में कहता है ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन द सैक बाउंडेड बाय द एमनियन इज कॉल्ड। देखो एमनियन बाउंडेड बाय एमनियन नेम से इंडिकेट है, तो इसको हम लोग एमनियोटिक सैक बोलेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 में कहते हैं कि ऑन विच मंथ डज अ न्यूट्रिलेशन बिगिनस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो हमारे पास जो न्यूट्रिलेशन का प्रोसेस होता है ये हमारे पास फर्स्ट मंथ में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 21 में कहते हैं डेवलपिंग द नोच कॉर्ड स्टिमुलेट्स ओवरलाइंग एक्टोड्रम टू फॉर्म। देखो जब हमारे पास नोच कॉर्ड बनती है ना, तो वो फर्दर स्टिमुलेट करता है एक्टोड्रम को कि वो हमारे पास फर्दर आगे जाके न्यूरल प्लेट बनाए, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 में कहता है सेंट्रल सेल्स ऑफ द न्यूरल प्लेट फॉर्म अ डिप्रेशन। अब न्यूरल प्लेट तो बन गई एक्टोड्रम से, जब उस न्यूरल प्लेट में फर्दर हमारे पास एक डिप्रेशन बनती है, आप लोग ये बुक में डायग्राम कंसल्ट कर सकते हो, तो उस डिप्रेशन को हम लोग जो है वो न्यूरल ग्रूव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन्हीं पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अब ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप लोगों की बुक के, तो आप लोग कोशिश करो कि इस तरह से हर एक छोटे पॉइंट को मस्ट कवर करो, ठीक है। यही MCQs होते हैं, आप लोगों के मेन टेस्ट में भी इसी तरह के MCQs होते हैं। तो लिहाजा ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग इस तरह के पॉइंट्स को भी मस्ट कवर किया करो। 23 में कहते हैं फ्यूजन ऑफ द सुपीरियर मॉर्गन्स ऑफ द न्यूरल फोल्ड फॉर्म। हमारे पास न्यूरल फोल्ड की जो सुपीरियर मॉर्गन है ना, वो हमारे पास क्या बनाता है, न्यूरल ट्यूब बनाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 में कहते हैं ब्रेन वेव्स कैन बी रिकॉर्डेड इन विच मंथ। हम लोग जो है वो सेकेंड मंथ के एंड पे, ठीक है, हम लोग ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 25 में कहता है कि विच वन रेफर्स टू फोर्थ जर्म लेयर। हमारे पास जो न्यूरल क्रस्ट होता है ना, उसको हम लोग फोर्थ जर्म लेयर कहते हैं। ये हमारे पास न्यूरल क्लस्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो फोर्थ जर्म लेयर से होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 में कहता है कि व्हेन डज एम्ब्रियो कॉल एज फीटस। जब हमारे पास जो है वो थर्ड मंथ स्टार्ट होता है ना, तो उस वक्त हम लोग एम्ब्रियो को फीटस कह रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 में कहता है कि विच डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। हमारे पास जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों हमारे पास जो है वो ये डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। 28 में कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। अब हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये हमारे पास जो है वो सिलेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है वो इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 में कहता है कि मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट इन। तो हमारे पास जो मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 में कहता है कि प्रेगनेंसी एस्टेब्लिशेज व्हेन डैश इज इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम। देखो जब आप लोगों के पास ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, इम्प्लांट हो जाता है, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होती है, या उस वक्त हमारे पास प्रेगनेंसी का जो है वो स्टार्ट होता है पीरियड, ठीक है। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट MCQ नंबर 31 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड। हमारे पास ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड हमारे पास राउंड अबाउट ये 40 वीक्स होते हैं। आप लोग 40 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये राउंड अबाउट आप लोगों के पास 280 डेज बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने 270 को भी टिक किया होगा, उन्होंने 9 मंथ का एस्टिमेट लगा के 9 को 30 से मल्टीप्लाई करके 270 को टिक किया होगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉर्मली आप लोगों के पास जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 40 वीक्स का होता है, ठीक है। सो 40 को आप लोग जो है वो
7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 280 आंसर आता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है कि इट वुड टेक डैश डेज फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। अब कंसेप्शन क्या है, जब आप लोग के पास स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको हम लोग कंसेप्शन कहते हैं। राउंड अबाउट ये आप लोग के पास 1 से 2 वीक्स जो है वो ले रहा होता है ये कंसेप्शन का प्रोसेस, ठीक है। सो आप लोग जो है वो 280 में से 14 को माइनस कर लो तो आप लोगों के पास 266 आता है। ये हमारे पास जो है वो दिन होते हैं बिटवीन द कंसेप्शन एंड बर्थ, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बिकम द पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो आप लोगों के पास जो क्रॉनियन होता है ये हमारे पास जो है वो प्लेसेंटा का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि व्हाट इज़ द आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो आप लोगों के पास जो कॉरियन है ये आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो बेसिकली हमारे पास ये जो प्लेसेंटा होता है ये फीटस को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये गैस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा होता है और ये वाटर को एलिमिनेट करता है फ्रॉम द फीटस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। 36 में कहता है कि विच हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। तो आप लोगों के पास जो प्लेसेंटा होता है ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों को जो है वो सिक्रीट करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 37 में कहता है कि बाय द एंड ऑफ विच ट्राइमेस्टर डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू प्लेसेंटा ऑकर्स। हमारे पास जो है वो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो है वो एंड तक हमारे पास जो है वो ब्लड सप्लाई और ये चीज़ें जो है वो डेवलप हो चुकी होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 38 में कहते हैं कि व्हेन डज एम्ब्रियो टेल डिसअपीयर। तो ये आप लोग जो एम्ब्रियो की टेल होती है हमारे पास ये सेकंड मंथ के एंड तक ये डिसअपीयर हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 39 में कहते हैं कि एट विच ट्राइमेस्टर ऑल द मेजर ऑर्गन्स फॉर्म। तो हमारे पास जो है वो राउंड अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर के जो है वो एंड पर हमारे पास जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं लाइक आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इस तरह की चीज़ें ये डेवलप हो चुकी होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 40 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर 2 मंथ। तो 2 मंथ के बाद राउंड अबाउट आप लोगों के पास जो एम्ब्रियो होता है उसका साइज़ 1.5 इंचेस जो है वो होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 41 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग 3rd मंथ। तो 3rd मंथ तक आप लोगों के पास उसका साइज़ 3.5 इंचेस तक हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 42 में कहता है कि व्हेन डज बॉडी हेयर डिसअपीयर्स। आप लोगों के पास जो बॉडी हेयर जो है वो डिसअपीयर होते हैं, ठीक है, वो 8th मंथ में, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 43 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ फीटस एट द एंड ऑफ 9th मंथ। तो 9th मंथ जो होता है उसके एंड तक आप लोगों के पास जो फीटस होता है उसका जो साइज़ है वो राउंड अबाउट 20.5 इंचेस तक हो जाता है। 44 में कहते हैं कि प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ द मदर इज़ इम्परेटिव ड्यूरिंग डैश ट्राइमेस्टर। तो बेसिकली वो जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर तक हमारे पास है वो प्रॉपर नरिशमेंट जो है वो मिल रही होती है फीटस को मदर से, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 45 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का वेट राउंड अबाउट ये 600 ग्राम्स होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 46 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसकी हमारे पास जो थिकनेस होती है वो राउंड अबाउट 4 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 3 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 47 में कहते हैं कि वेयर डज मेटर्नल एंड फीटल ब्लड मिक्स। देखो हमारे पास राउंड अबाउट ये मीन्स मदर का और बेबी का जो ब्लड होता है वो नॉर्मली जो है वो मिक्स नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल केसेस हमारे पास मिक्स नहीं होता, समटाइम्स वो होता है, ठीक है, और वो क्रोनिक विलाई के थ्रू होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पर मीन्स कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोग नॉर्मली जो है वो उसकी बात करेंगे। तो नॉर्मली हमारे पास उनका ब्लड मिक्स नहीं होता, सो दैट इज़ हम लोग बोलेंगे कि नॉट एट ऑल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 48 में कहते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड नेवल स्ट्रिंग। तो नेवल स्ट्रिंग बेसिकली आप लोग के पास अम्बिलिकल कार्ड होता है, इसको नेवल स्ट्रिंग भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 49 में कहते हैं कि अम्बिलिकल वीन्स ट्रांसपोर्ट डैश ब्लड। तो आप लोग के पास जो अम्बिलिकल वीन है ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कैरी करती है और ये न्यूट्रिएंट्स रिच्ड होती है, ठीक है। इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वाहिद वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 50 में कहते हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रेटर्नल ट्विंस। तो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं हमारे पास ये हो सकता है कि मीन्स ये दिखने में जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। इनका ब्लड ग्रुप सेम मीन्स लाजमी नहीं है, ठीक है। हेयर कलर भी लाजमी नहीं है कि सेम हो। सेक्स भी मीन्स जेंडर भी लाजमी नहीं है कि इनका सेम भी हो, ठीक है। एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, लेकिन इनका लुकिंग वाइज हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ हद तक सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 51 में कहते हैं कि बर्थ ऑफ द बेबी इज़ कॉल्ड।
तो उसको हम लोग पैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। बेबी की बर्थ होती है उसको हम लोग पैचुरेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि विच हार्मोन इज डिक्रीज ड्यूरिंग पैचुरेशन। तो हमारे पास जो है वो राउंड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है पार्चुरेशन पे प्रोसेस उसमें। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 53 में कहता है कि विच हार्मोन इज इंक्रीज ड्यूरिंग पैक्चुरेशन। तो हमारे पास जो है वो जो फीटल हार्मोन्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन वगैरह, बाकी हमारे पास मेटरनल हार्मोन्स हैं, ये सारे जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। 54 में कहता है कि फ्रॉम विच मंथ ऑनवर्ड सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन इज इंक्रीज। तो आप लोगों के पास 7th मंथ से ऑनवर्ड एस्ट्रोजन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, इससे पहले डिक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन 7th मंथ से ऑनवर्ड हमारे पास एस्ट्रोजन की जो है सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 51 में कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय द फीटस। तो आप लोगों के पास जो फीटस ऑक्सीटोसिन जो है वो करती है, रिलीज़ करती है, तो उसका फंक्शन हमारे पास ये होता है कि वो यूटिरस को एक्साइट करती है, ठीक है, और बेबी की डिलीवरी में जो है वो हेल्प कर रही होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 56 में कहता है कि विच फीटल हार्मोन इन्फ्लुएंस द प्लेसेंटा टू डिक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन। तो आप लोगों के पास जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस करता है प्लेसेंटा को कि वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज करे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 57 में कहता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस फॉर द पैटर्न बेबीज़, सॉरी प्री टर्म बेबीज़, पैटर्न नहीं प्री टर्म्स मीन्स प्री टर्म बेबीज़ वो होते हैं ना, लाइक हमारे पास देखो नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड 40 वीक्स होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी बेबी की डिलीवरी जो है वो वक्त से पहले हो जाए तो उसे हम लोग प्री टर्म डिलीवरीज कहते हैं, ठीक है, या प्री टर्म बेबीज़ कहते हैं। अब उनमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उनको जाइडेंस हो सकता है, उनको ब्रीथिंग का मसला हो सकता है, उनके सुनने का हमारे पास मीन्स हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं, इसके अलावा भी बहुत से मीन्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मीन्स हो सकता है कोई उनका ऑर्गन जो है वो अच्छी तरह से सही तरह से कम्प्लीटली डेवलप ना हो सकता है उनके ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डेवलप ना हो। अगर ब्रेन का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो डेवलप ना हुआ हो तो फिर वो पार्ट जो फंक्शंस कंट्रोल करता है वो बेबी वो फंक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं वो चल नहीं सकते, कुछ लोग बोल नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि क्या पता हमारी जो ब्रेन का पार्ट है जो कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है या जो बोलने को कंट्रोल करता है, स्पीकिंग को, क्या पता वो फुली डेवलप ना हो। सो लिहाजा ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। प्री टर्म डिलीवरीज के बहुत से नुकसान आते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 58 में कहता है कि एजिंग इज अ डैश फिनोमेना। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास एजिंग जो है वो इट इज़ अ नेगेटिव फिनोमेना और डेवलपमेंट आप लोग के पास ये पॉजिटिव फिनोमेना है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 59 में कहता है कि फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड। तो हमारे पास फर्स्ट सिक्रीशन होती है मेमोरी ग्लैंड से, मीन्स मिल्क उस दूध के आने से पहले जो फर्स्ट सिक्रीशन होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और एनिमल्स केस में हम लोग अपनी नॉर्मल ज़ुबान में बोली जो नहीं कह रहे होते, तो मीन्स यहाँ पर हम लोग इस केस में हम लोग उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 60 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम। तो जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें हमारे पास फैट क्वांटिटी जो है वो कम होती है, लेस फैट होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं हाईली, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा उसमें अमाउंट में जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं और ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के लिए या बच्चे की उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 61 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पास जो है ना ये सेक्रेटोनिन को जो है वो सिंथेसाइज जो है वो करता है या करवाता है, जो कि फर्दर हमारे पास ये जो सेक्रेटोनिन है ये फर्दर हमारे पास आगे जाकर स्लीप को, ठीक है, हमारे पास जो है वो सेक्शुअल एरोजल्स को, मूड को और इस तरह के पैटर्न्स को जो है वो उसमें जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 62 में कहता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वर्टिब्रल आर्चेस रेफर्स टू। तो हमारे पास उसको हम लोग स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 63 में कहता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन फीटस आर ड्यू टू। तो बेसिकली हमारे पास वो स्पर्म्स या एग के एबनॉर्मल होने की वजह से भी जो है हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द फादर और मदर की वजह से हो सकती हैं। हमारे पास अगर सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्रोमोसोमल एंड एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ देम। 64 में कहता है कि व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एजिंग। तो हमारे पास जो है वो माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, ये सारे हमारे पास जो है वो एजिंग के सेकेंडरी कॉजेज हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ देम। 65 में कहता है कि विच सिस्टम आर अफेक्टेड ड्यूरिंग एजिंग। तो हमारे पास एजिंग के दौरान हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में ये सारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ये सारे अफेक्ट हो रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ देम। 66 में कहता है कि व्हाट चेंजेस अकर्स एट सेलुलर लेवल ड्यूरिंग द एजिंग।
तो एजिंग जब होती है तो हमारे पास सेलुलर लेवल पर हमारे पास जो है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो होता है, ठीक है, डीएनए डैमेज होता है, ठीक है। फर्दर हमारे पास सेल्स जो है वो ये लार्ज हो जाते हैं, इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। 67 में कहते हैं कि हाउ डज अ ज़ाइगोट डिफर फ्रॉम एन ओवम। तो ज़ाइगोट हमारे पास जो है वो इसमें क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जबकि ओवम में कम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 68 में कहते हैं कि इन ह्यूमंस डेवलपमेंट एक्टोडर्म सेल्स माइग्रेट थ्रू द परमिटिव स्टिक्स टू फॉर्म। तो एक्टोडर्म हमारे पास जो है वो ये माइग्रेट होता है और आगे जाकर ये मीजोडर्म बना रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 69 में कहते हैं 69 में कहते हैं प्रोसेस बाय विच द टिश्यूज कॉजेज अनदर टिश्यूज टू डिफरेंशिएट इस कार्ड। तो उसको हम लोग बेसिकली इंडक्शन कहते हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 70 में कहते हैं कि विच हैज़ 3 जर्म लेयर्स। तो आप लोगों के पास जो ट्रोपोब्लास्ट है इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एंडोड्रम, मीजोड्रम और एक्टोड्रम की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 71 में कहता है कि विच कॉन्सिस्ट ऑफ द बोथ फीटल एंड मेटरनल टिश्यूज़। तो आप लोगों के पास जो प्लेसेंटा होते हैं इसमें हमारे पास फिटल्स और मेटरनल दोनों टिश्यूज है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 72 में कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ। जब आप लोगों के पास जो है वो 2 ओवम्स की जो है वो फर्टिलाइजेशन हो करे एक स्पर्म, तो हमारे पास जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन सी इज। सेकंड नंबर 73 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिसमैच्ड। देखो हमारे पास वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसका मेसोडर्मल ओरिजिन नहीं होता, इसका हमारे पास जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट या मिसमैच्ड है। बाकी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका हमारे पास एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, जो हमारे पास नोज कार्ड होती है इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, और आप लोगों के पास जो लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक है इसका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ये बाकी ठीक है, ठीक है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। सो ऑप्शन ए इज़ मिसमैच्ड। 74 में कहता है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो आप लोगों के पास जो ऑक्सीटोसिन है बेसिकली ये हमारे पास चाहे वो डायलेट करता है मिल्क डक्ट्स को, स्टिमुलेट करता है एम्पटेड यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये हमारे पास जो है वो यूटेरस की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ देम। 75 में कहता है कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो यार हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना हमारे पास बेसिकली इट इज़ इजीली डाइजेस्टेड, मीन्स हम लोग ब्रेस्ट के थ्रू बेबी को जो है वो मिल्क दे रहे होते हैं, वो डाइजेस्ट अच्छी तरह से होता है, वो एब्जॉर्ब भी होता है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर बोतल फीडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास वो बोतल वाला जो मीन्स दूध होता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता और वो ईजिली एब्जॉर्बेबल भी नहीं होता, ठीक है। और हमारे पास ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है हमारे पास इट इज़ परफेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो न्यूट्रिशंस होती हैं वो परफेक्ट एक बैलेंस्ड उसमें होती हैं, मीन्स जो बेबी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक होती हैं। और जो हम लोग बोतल फीडिंग करते हैं ना उसमें हमारे पास न्यूट्रिशंस वो बैलेंस्ड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अमाउंट डिटरमाइंड्स बाय इन्फेंट। तो हमारे पास ये सारे हमारे पास जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस हैं या इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 76 में कहता है कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द बोटल फीडिंग। अब बोटल फीडिंग के भी कुछ हमारे पास फ़ायदे हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग एक बेस्ट वे है, ठीक है, बेबीज़ को फीड करने का। अब इसमें हमारे पास जो है वो नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ये भी है हमारे पास। न्यूट्रिशनल कंटेंट डिपेंड अपॉन द प्रिपरेशन, मींस हम लोग न्यूट्रिशन को जो है वो इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन द टॉलरेटिंग द फार्मूला, बिल्कुल ये भी है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ देम। हमारे पास देखो कुछ फ़ायदे बोटल फीडिंग के भी हैं, कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के भी हैं, लेकिन बोटल फीडिंग के हमारे पास कुछ ना कुछ फिर आगे नुकसानात भी हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक टॉपिक है, आप लोग इसको जस्ट रीड कर ले, यहाँ से समटाइम्स MCQ आता है। नेक्स्ट 77 में कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर ये जितने भी एडवांटेजेस दिए गए हैं कि परफेक्ट टेम्परेचर, अवेलेबल एट एनी टाइम, नो प्रिपरेशन टाइम, तो हमारे पास जो है वो ये सारे हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। मीन्स टेम्परेचर परफेक्ट जो कि बेबी को चाहिए होता है। हम लोग जो बोटल फीडिंग करते हैं उसमें क्या पता हम लोग जो है वो दूध या बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ठंडा हो, ठीक है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना उसमें एक परफेक्ट एक मीन्स जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उतना टेम्परेचर बेबी को मिल रहा होता है, ठीक है। ये किसी भी वक्त हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, और इसके लिए कोई प्रिपरेशन के लिए कोई टाइम नहीं वो होता। ऑन द अदर साइड आप लोग जो बोटल फीडिंग करते हो वो हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है, और वो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये भी उसके हमारे पास है वो ब्रेस्ट फीडिंग के एक फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। 78 में कहते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोटल फीडिंग।
तो हमारे पास जितने भी लिखे हैं वार्मिंग फार्मूला, डिफिकल्टी इन द टॉलरेटिंग द फार्मूला, ये सारी वही चीज़ें बार बार रिपीट की हैं। ये डिफरेंट वे से आप लोगों से MCQs पूछे गए हैं, जस्ट आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे पास किस किस तरह से आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ देम ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 79 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बोटल फीडिंग। तो आप लोगों के पास जो बोटल फीडिंग होता है हमारे पास एनी वन कैन फीड इन फेंड। ठीक है, बोटल फीडिंग से हम लोग जो है वो कोई भी चाहे बच्चे को जो है वो मीन दूध पिला सकता है। मीन्स मदर की अपीयरेंस जो है वो इसमें लाजमी नहीं होती। ठीक है, मदर के अलावा बाकी भी घर में कोई भी जो है वो बच्चे को ईजिली दूध पिला सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमारे पास मदर के अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट 80 में कहते हैं कि विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। तो आप लोगों के पास जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें हमारे पास एंटीबॉडी ए जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अमीनोग्लोबिन ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 81 में कहते हैं कि विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द क्रैम्प्स इन यूटेरस ड्यूरिंग द नर्सिंग। देखो हमारे पास ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग लेबर हमारे पास जो है वो यूटेरस क्रैम्प्स होते हैं, वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 82 में कहते हैं ऑक्सीटोसिन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ। तो बेसिकली आप लोगों के पास मायोमेट्रम की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 83 में कहते हैं कि विच हार्मोन आर पावरफुल यूटेराइन मसल स्टिमुलेंट्स। तो आप लोगों के पास प्रोस्टाग्लैंडुलेंस और ऑक्सीटोसिन हमारे पास है वो ये पावरफुल यूटेराइन मसल स्टिमुलेटर्स हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 84 में कहता है कि विच हार्मोन इंक्रीज द पावर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। तो आप लोगों के पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये हमारे पास है वो यूटेरस की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी पावर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा पावर, अगर ये हमारे पास हार्मोन ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा पावर में हमारे पास यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं यूटेरस की, उसकी पावर को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 85 में कहता है कि विच गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। तो आप लोगों के पास ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है प्रोस्टाग्लैंडिन है सॉरी, ये हमारे पास जो है पॉजिटिव फीडबैक जो देता है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये आप लोगों ने पढ़ा था हमारे पास जो है वो कौन से चैप्टर में, उसमें आप लोगों का चैप्टर था इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें बिल्कुल लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। उसमें नेगेटिव फीडबैक में आप लोगों ने ये ऑक्सीटोसिन की और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मींस बेबी बर्थ की एग्जांपल पढ़ी थी कि हमारे पास ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ पे उसने पूछी है। नेक्स्ट 86 में कहता है कि हमारे पास क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ पेनलेस ड्यू टू द लैग। अब देखो हमारे पास जो है वो जब हमारे पास बेबी की बर्थ होती है तो उसके बाद हम लोग उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको काट देते हैं। जब काटते हैं तो कहते हैं कि दर्द नहीं होता। वो दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें हमारे पास है वो नर्व्स नहीं होती तो वो ब्रेन तक सिग्नल्स आते नहीं हैं, सिग्नल्स नहीं जाते तो फिर वो मीन्स रिस्पॉन्ड नहीं करता या उसको मीन्स दर्द नहीं होता। सो दैट इज़ वाई, ठीक है, उसमें नर्व्स नहीं होती, लिम्स वीन्स आर्टरीज ये होती हैं लेकिन नर्व्स नहीं होती। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो है वो पेनफुल जो है वो नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 87 में कहता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड आफ्टर बर्थ। हमारे पास जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसको हम लोग जो है वो एक्सप्लोजन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 88 में कहता है कि द गेस्टेशनल एज ऑफ द लेस दैन डैश रेफर्स टू द प्री टर्म बर्थ। देखो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हमारे पास जो है वो कुछ डिलीवरीज जो है प्री टर्म होती है, मीन्स वक्त से पहले जो है वो जब बेबी की डिलीवरी हो जाए तो उसको हम लोग प्री टर्म जो है वो डिलीवरी कहते हैं। तो हमारे पास मोस्टली जब द गेस्टेशन एज ऑफ द लेस दैन डैश रेफर टू, देखो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास कितने वीक्स होते हैं, ठीक है, 40 वीक्स में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास गेस्टेशन पीरियड 40 वीक्स का होता है। लेकिन अगर बेबी 3 वीक्स पहले मीन्स 37 वीक्स में ही हमारे पास चाहे वो उसकी डिलीवरी हो जाए तो उसको हम लोग प्री टर्म डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे जो भी कॉम्प्लिकेशन है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास मोस्टली जो प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं वो 37 वीक्स तक हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये हमारे पास जब डिलीवरी 37 वीक तक होती है तो उसको हम लोग प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, 89 में कहते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द प्री टर्म बर्थ। हमारे पास ये स्मोकिंग, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे पास है वो प्री टर्म डिलीवरीज के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि प्री टर्म डिलीवरीज में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 90 में कहता है कि फीटल हार्ट पंप डैश ब्लड। हमारे पास बेसिकली जो फीटल होता है इसका हमारे पास जो हार्ट होता है बेसिकली वो डीऑक्सीनेटेड और न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड हमारे पास ब्लड जो है वो पंप करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 91 में कहता है कि हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, तो उसको हम लोग मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि हाउ मेनी एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय हाउ मेनी स्पर्म्स टू यील्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास जो है वो
आइडेंटिकल ट्विंस में हमारे पास एक एग को जो हमारे पास एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 93 में कहता है कि हाउ मेनी एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय हाउ मेनी स्पर्म्स टू यील्ड फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। अब फ्रेटर्नल ट्विंस और ये ऊपर वाला जो एमसीक्यू था आप लोग इसको देख लो, आइडेंटिकल ट्विंस में डिफरेंस है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस में हमारे पास एक एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में आप लोगों के पास दो एग को दो स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 94 में कहता है कि वट इज़ विच इज़ नॉट कॉमन अमंग द आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में हमारे पास फिंगरप्रिंट्स तो हर एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसमें सेक्स सेम हो सकता है, ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स तो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। वो तो हर बंदे के, हर इन्फेंट के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो फिंगरप्रिंट हमारे पास है वो आइडेंटिकल ट्विंस में डिफरेंट होते हैं। बाकी सेम होने के, ब्लड ग्रुप भी सेम होने के चांसेस होते हैं, लाजमी नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 95 में कहते हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये जो आपके पास आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये हमारे पास लाजमी नहीं है कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे से मिलते जुलते हों, ठीक है। डज नॉट लुक एग्जैक्टली अलाइक, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 96 में कहता है कि विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द आइडेंटिकल ट्विंस। तो आप लोगों के पास जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ठीक है, इनके एमनियोटिक सॉक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका प्लेसेंटा मीन्स एक ही प्लेसेंटा में ये लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म बाय वन एग एंड वन स्पर्म, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात करके आए हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम। 97 में कहता है कि विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रेटर्नल ट्विंस। अब पहले हम लोगों ने आइडेंटिकल ट्विंस की बात की थी, अब फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करते हैं। इसमें हमारे पास प्लेसेंटा डिफरेंट होता है। आइडेंटिकल ट्विंस में हमारे पास प्लेसेंटा हमारे पास सेम होता है, ठीक है, एक ही प्लेसेंटा में दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारे पास फ्रेटर्नल ट्विंस में हमारे पास प्लेसेंटा डिफरेंट होता है। इसमें दो एग्स जो है वो दो स्पर्म्स को फर्टिलाइज करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो एमनियोटिक सैक्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वहाँ पे एमनियोटिक सैक्स सेम थी, बल्कि वहाँ पे भी डिफरेंट थी और यहाँ पे भी डिफरेंट है। सिर्फ डिफरेंस हमारे पास जो है वो एक तो ये है कि हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस में हमारे पास एक एग को एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है, जबकि फ्रेटर्नल में आप लोगों के पास दो एग्स को दो स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस में प्लेसेंटा सेम होता है, ठीक है, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में हमारे पास प्लेसेंटा जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ देम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आप लोग लाजमी कवर करो। यहाँ पे 120 MCQs हम देने का मकसद जस्ट ये था, इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 98 में कहता है कि व्हेन डज सेक्सेस ऑफ द फीटस बिगिन इन टू डिफरेंशिएट। तो हमारे पास जो है वो मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक हम लोग ये चीज़ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो बेबी है उसका सेक्स क्या है, मीन्स उसका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ये मीन्स सेक्सेस, या हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। सो उससे हम लोग एस्टीमेट लगा लेते हैं कि इज इट इज़ अ मेल और फीमेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 99 में कहता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ फीटस ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो फीटस होता है उसका अराउंड अबाउट 0.6 किलोग्राम वेट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 100 में कहता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग थर्ड मंथ। तो थर्ड मंथ में आप लोगों के पास जो एम्ब्रियो होता है उसका जो साइज़ होता है वो 0.3 मीटर्स होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 101 में कहता है कि व्हेन डज फीटस लुक लाइक ह्यूमन। तो हमारे पास जब फीटस है वो ये 4 मंथ्स हो जाते हैं, मीन्स सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में, तो मीन्स वो एक ह्यूमन की शक्ल जो है अख्तियार कर लेता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये कोई इंसान है, बन रहा है। पहले तो वो बिल्कुल एक वो जिली लाइक एंड समथिंग उस तरह से होता है। अक्सर आप लोगों ने बुक्स में ये पिक्चर्स देखी होंगी, ठीक है। लेकिन जो ही आप लोगों के पास फोर्थ मंथ जो है वो हो जाते हैं तो हमारे पास जो है वो अपनी शेप में आ जाता है, ह्यूमंस की शेप में आ जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 102 में कहता है कि व्हेन डज कार्टिलेज ऑफ द फीटस रिप्लेस बाय बोन्स। तो आप लोगों के पास जो है वो जब 8th वीक होता है तो जो कार्टिलेज होते हैं वो कुछ कार्टिलेजेस जो है वो बोन्स में जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, मीन्स बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 103 में कहता है कि व्हेन डू सेंसरी ऑर्गन्स कम्प्लीटली डेवलप। तो आप लोगों के पास जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेंसेस में जो हेल्प कर रहे होते हैं, 5 सेंसेस हैं हमारे पास, उसमें जो हेल्प कर रहे थे हमारे पास वो 15th वीक में हमारे पास जो है वो 15th वीक तक जो है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देख लें आप लोग कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये MCQ में आती हैं तो बंदे को बहुत कंफ्यूज करती हैं। 104 में कहता है कि व्हेन द हार्ट बीट ऑफ द फीटस कैन बी हियर्ड। तो देखो हम लोग जो है वो जब 5th मंथ होता है ना, उसके एंड में हम लोग जो है वो फीटस की हार्ट बीट को जो है वो फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको सुन सकते हैं।
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 105 में कहता है फिंगर नेल्स अपीयर बाय। तो हमारे पास ये जो फिंगर्स होती हैं, ये नेल्स होते हैं बेसिकली, फिंगर्स पर जो नेल्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो ये 3rd मंथ में अपीयर हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 106 में कहता है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोगों के पास पहली बात होती है कि फर्टिलाइजेशन होती है। ये मीन्स बेसिक जो चीज़ें हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो आप लोगों के पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह फर्टिलाइजेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन हो गया, ये सारे हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहे होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ देम। 107 में कहता है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आप लोगों के पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस के मेजर इवेंट्स हो रहे होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो डेवलप हो रही होती है, और हमारे पास प्लेसेंटा की डेवलपमेंट हो रही होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ देम। ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा होता है। ठीक हो गया। 108 में कहता है कि बाय द एंड ऑफ डैश वीक इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अकर। तो जब आप लोगों के पास जो है वो राउंड अबाउट ये सेकेंड वीक में हमारे पास जो है वो इम्प्लांटेशन जो है वो अकर होती है ब्लास्टोसिस्ट की। ऑप्शन 109 में कहता है कि व्हाट आर द प्रिमिटिव टिश्यूज़ फॉर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। तो हमारे पास जो है वो जर्म लेयर्स होती हैं, डिफरेंट हमारे पास जर्म लेयर्स हैं, एंडोड्रम, मीसोड्रम, एक्टोड्रम, उनकी बात कर रहे हैं, जो कि फर्दर हमारे पास है वो डिफरेंट हमारे पास बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डेवलप कर रही होती हैं। ठीक है, जिसकी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे पास इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। ठीक है, इस तरह बाकी भी ऑर्गन्स हैं हम लोग ऊपर डिस्कस करके आए हैं, बल्कि आप लोग इसको खुद भी बुक से कंसल्ट करें, यहाँ से लाजमी एमसीक्यू होता है। ठीक है, मसल्स का पता हो कि मसल्स का हमारे पास मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, बाकी भी इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ का आपको पता हो कि लाइक उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो परमिटिव टिश्यूज़ होते हैं फॉर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, उनको हम लोग जर्म लेयर्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 110 में कहता है कि विच लेयर डज डेवलप इनटू द नर्वस सिस्टम एंड स्किन एपिडर्मिस। तो हमारे पास बेसिकली वो ये जो नर्वस सिस्टम होता है और ये स्किन होता है ना, स्किन होती है बेसिकली, वो हमारे पास उनका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस तरह मैंने आपसे कहा कि आप लोग बाकी चीज़ों को भी देख लो कि उनका ओरिजिन क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से एक एमसीक्यू लाजमी आता है। ठीक है, तो आप लोगों को हर ऑर्गन का पता हो कि उसका ओरिजिन क्या है। 111 में कहता है कि एंडोडर्म फॉर्म द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ डैश सिस्टम। तो हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम, ये हमारे पास जो है वो इनका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 112 में कहता है कि एंडोडर्म डज नॉट फॉर्म डैश सिस्टम। हमारे पास देखो एंडोडर्म हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरोजेनिटल सिस्टम हमारे पास इनका एंडोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन नर्वस सिस्टम का हमारे पास एंडोडर्मल ओरिजिन नहीं है, इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोग यहाँ से एक चीज़ याद रखो कि हमारे पास जो स्किन और नर्वस सिस्टम है ना, सिर्फ ये दो ऐसी वाहिद चीज़ें हैं जिनका एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, बाकी ये जो आप लोगों के पास ये जो बाकी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका एंडोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, मसल्स और इस तरह की चीज़ों का आप लोगों के पास मेसोडर्मल ओरिजिन है, वो आप लोग देख लो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नर्वस सिस्टम का हमारे पास एंडोडर्मल ओरिजिन नहीं होता, इनका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। 113 में कहते हैं कि विच जर्म लेयर डेवलप इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे पास जो है वो जो एक्टोडर्म होती है, ठीक है, वो हमारे पास है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेवलप करती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 114 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द थर्ड मेजर फेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आप लोगों के पास जो थर्ड मेजर फेज है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। हमारे पास फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था क्लीवेजेस, दूसरा क्या था? इम्प्लांटेशन था, क्या था ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। तीसरा हमारे पास जो है वो उसमें जो फेज़ था वो था दूसरा फेज़ आप लोग के पास उसका था न्यूट्रलाइजेशन का था। उसके बाद आप लोग के पास आ जाता था ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये सीक्वेंस एक एमसीक्यू था, उसमें आप लोग देख लो यार, नहीं तो आप लोग की बुक में जो टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसमें आप लोग ये हेडिंग्स की सीक्वेंस देख लो कि पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, इसे अपने पास नोट कर लो। इस तरह से आप लोगों से एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, कि आप लोगों के पास थर्ड फेज़ कौन सा है, फोर्थ फेज़ कौन सा है, फर्स्ट फेज़ क्या था। फर्स्ट का इसी टेस्ट में आप लोगों से पूछा था मैंने ऊपर, ठीक है, जिसमें क्लीवेज आता था। तो उस तरह से भी एमसीक्यू आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। 115 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट इन द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आप लोगों के पास ऑर्गेनोजेनेसिस में हमारे पास जो फर्स्ट मेजर इवेंट होता है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 116 में कहते हैं कि फ्रॉम वेयर डज नोज कॉर्ड डिराइव। तो हमारे पास जो नोज कॉर्ड होता है इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 117 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द सेकंड मेजर फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सेकंड मेजर फेज आप लोगों के पास क्या है? गैस्ट्रुलेशन। ये हम लोग ऊपर एमसीक्यू में बात कर रहे थे कि फर्स्ट फेज हमारे पास क्या है? क्लीवेज है। दूसरा फेज हमारे पास गैस्ट्रुलेशन है। तीसरा फेज हमारे पास जो है वो क्या है?
ऑर्गेनोजेनेसिस है, और चौथा फेज हमारे पास फिर क्या होता है, ग्रोथ होती है। 118 में कहता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो हमारे पास जो गैस्ट्रुलेशन होता है, हमारे पास ये डिफरेंट जर्म लेयर को डिफ्रेंशिएट करता है। फिर आगे जाकर वही जो हम लोग बात कर चुके हैं कि एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये चीज़ें बन रही होती हैं। फिर आगे इन्हीं चीज़ों से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन का मेन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन करता है जर्म लेयर्स की। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 119 में कहता है कि ऑन विच द गैस्ट्रुलेशन बिगिंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोगों के पास जो गैस्ट्रेशन होता है वो अराउंड अबाउट ये 15th डे पे हो रहा होता है या 14th पे होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 120 में कहते हैं द डबल लेयर ऑफ द सेल्स सेपरेटिंग द फ्लूइड फिल्ड सैक ड्यूरिंग द गैस्ट्रेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी हुई तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताओ कि लाइक आप लोगों ने अगर अभी तक मीन्स वीडियो देख रहे थे, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली उन लोगों का जो कि इधर तक जिन लोगों ने वीडियो को देखा है। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछा करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड बस कोशिश करें कि इस टेस्ट में आप लोगों की जो मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, उनको ना दोहराएं। जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं उनको बार बार इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, कोई टेस्ट होता है या मेन टेस्ट होता है तो उसमें आप लोग ये गलतियाँ दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है।